सभी को नमस्कार। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां सीखना सफलता से मिलता है। आज के इस सेशन में हम कृषि के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को एकदम साफ, स्ट्रक्चर्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। और वो टॉपिक है ज्वार की खेती। जी हां, सोरगम बाइकला। आज हम इस कमाल की फसल के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ज्वार का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि इसे उगाने के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए। उसके बाद बुआई से लेकर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तक की पूरी प्रोसेस समझेंगे। फिर बात होगी बढ़ती हुई फसल को मैनेज करने की, और हाँ, कीटों और बीमारियों से कैसे निपटना है ये भी जानेंगे। और आखिर में हम कटाई, पैदावार और इसके इस्तेमाल पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, या हम ज्वार की बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे कि आखिर ये फसल है क्या और इतनी ज़रूरी क्यों है। तो ज्वार, जिसे हम साइंटिफिकली सोरगम बाइकलर कहते हैं, है क्या? देखिए, ये दुनिया का 5वां सबसे ज़रूरी मोटा अनाज है, मतलब गेहूं, चावल, मक्का और जौ के ठीक बाद। पर इसकी असली ताकत जानते हैं क्या है? इसकी जलवायु सहिष्णुता। मतलब ये एक ऐसी कमाल की फसल है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में, जैसे कि कम पानी वाले इलाकों में या जहां मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है, वहां भी डट कर खड़ी रहती। और इसकी अहमियत, अरे ये सिर्फ एक फसल नहीं है। सोचिए, एशिया और अफ्रीका में लाखों लोगों का पेट इसी से भरता है। ये पशुओं के लिए एक बेहतरीन चारा है। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, शराब और बायोएथेनॉल बनाने के लिए। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मतलब इतिहास में भी माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर अफ्रीका में हुई थी और इसे करीब 3000 से 5000 ईसा पूर्व में उगाना शुरू किया गया था। शायद इतने लंबे सफर की वजह से ही इसमें सूखा, गर्मी और खारेपन को झेलने की इतनी जबरदस्त ताकत आ गई है। अब जरा इसकी साइंटिफिक प्रोफाइल पे नजर डालते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है सोरगम बाइकलर। फैमिली है पोएसी, यानी ये घास परिवार का सदस्य है। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है, जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है, वो है इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=20। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जेनेटिक सुधार और नई किस्में बनाने के लिए एक फाउंडेशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, क्या आपको पता है कि ज्वार एक नहीं बल्कि कई तरह का होता है? इसके इस्तेमाल के हिसाब से इसे 5 मेन टाइप्स में बांटा गया है। पहला, ग्रेन सोरगम, जिसे हम खाने के लिए उगाते हैं। दूसरा, फॉरेज सोरगम, जो पशुओं के चारे के लिए बेस्ट है। तीसरा है स्वीट सोरगम। इसके तनों में मीठा रस होता है, जिससे बायोएथेनॉल बनता है। चौथा, थोड़ा अनोखा है, ब्रूम कॉर्न, जी हाँ, जिससे झाड़ू बनती है। और पांचवा है डुअल पर्पस सोरगम, जो हमें दाना और चारा दोनों देता है ना कमाल की फसल। ठीक है, तो अब जब हम ज्वार को जान गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हार्डी क्रॉप को उगाने के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्या हैं। तो ज्वार को क्या पसंद है, चलिए देखते हैं। तापमान की बात करें तो 26 से 33 डिग्री सेल्सियस इसके लिए एकदम ऑप्टिमम है। बारिश 400 से 750 मिलीमीटर की रेंज में हो तो बहुत अच्छा। अब आते हैं मिट्टी पर। इसे गहरी काली मिट्टी या फिर अच्छी ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी बहुत पसंद है। और एक और अच्छी बात, ये 5.5 से 8.5 तक का पीएच रेंज आराम से झेल लेती है। मतलब थोड़ी एसिडिक से लेके अल्कलाइन मिट्टी तक में ये उग सकती है। भारत में ज्वार की खेती के 2 मुख्य सीजन हैं। पहला है खरीफ, जिसमें बुआई जून जुलाई में होती है और ये फसल पूरी तरह से बारिश के पानी पर, मतलब रेन फेड होती है। दूसरा है रबी सीजन, जिसकी बुआई सितंबर अक्टूबर में होती है। इसकी खास बात यह है कि ये फसल बारिश के बाद मिट्टी में बची हुई नमी, जिसे हम रेसिडुअल मॉइस्चर कहते हैं, उस पर उगाई जाती है। तो अब हमें कंडीशंस पता चल गई हैं। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और खेती के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं, खेत की तैयारी से लेकर बुआई और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तक। एक अच्छी फसल की नींव होती है अच्छी खेत की तैयारी। तो इसके लिए क्या करना है? स्टेप 1, एक गहरी जुताई। स्टेप 2, उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को एकदम फाइन बना लेना है। स्टेप 3, खेत को लेवल करना बहुत जरूरी है ताकि हर बीज को बराबर माहौल मिले और जर्मिनेशन एक सा हो। और स्टेप 4, बुआई। सबसे अच्छा तरीका है लाइन में बुआई, जो आप सीड ड्रिल से या हल के पीछे कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की। देखिए, आप ज्वार अनाज के लिए उगा रहे हैं या चारे के लिए, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर अनाज चाहिए तो CSV 15 जैसी किस्में चुनें और बीज दर होगी 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर।
लेकिन अगर आपको चारा उगाना है तो SSG 59-3 जैसी वैरायटीज लीजिए और बीज दर सीधे बढ़कर 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। स्पेसिंग दोनों में लगभग सेम रहती है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाई जाती। पौधों को भी खाने की जरूरत होती है ना? तो ज्वार के लिए फर्टिलाइजर का सही डोज क्या है? आमतौर पर 1 हेक्टेयर के लिए 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 40 से 50 किलो फास्फोरस और करीब 40 किलो पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। ये एक बैलेंस्ड डाइट है जिससे फसल अच्छी ग्रोथ करती है। लेकिन इन फर्टिलाइजर्स को देना कैसे है ये बहुत जरूरी है। सारा एक साथ नहीं डालना है, इसे हम स्प्लिट एप्लीकेशन कहते हैं। तो बुआई के समय आपको पूरा फास्फोरस और पोटेशियम और नाइट्रोजन का आधा हिस्सा डालना है। फिर जो बची हुई आधी नाइट्रोजन है उसे बुआई के 30 से 35 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के तौर पर देना है। इससे पौधे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सही टाइम पर न्यूट्रिशन मिलता है। और हाँ, अगर मिट्टी में जिंक की कमी दिखे तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना ना भूलें। चलिए, फसल अब खेत में लग चुकी है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब बारी है फसल की देखभाल की, यानी पानी, खरपतवार और दूसरी जरूरी ऑपरेशंस को मैनेज करने की। फसल की ग्रोथ के दौरान कुछ स्टेजेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। बात करें सिंचाई की तो 3 मौके ऐसे हैं जब पानी देना ही देना है। बूटिंग स्टेज पर जब बाली बन रही होती है, फ्लावरिंग स्टेज पर और ग्रेन फिलिंग स्टेज पर जब दाना भर रहा होता है। इन स्टेजेस पर पानी की कमी का सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। ठीक इसी तरह खरपतवारों से मुकाबला करने के लिए भी एक क्रिटिकल पीरियड होता है, बुआई के बाद के पहले 30 से 40 दिन। इस दौरान खेत को खरपतवार मुक्त रखना बहुत जरूरी है, चाहे हाथ से निराई करके या फिर एट्राजीन जैसे हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके। वैसे अगर आपको ये सारी जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि एग्रीकल्चर से जुड़े ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सिंचाई और निराई के अलावा भी कुछ और काम हैं जो फसल के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि थिनिंग यानी विरलीकरण। ये बुआई के करीब 15 दिन बाद किया जाता है ताकि खेत में पौधों की सही संख्या बनी रहे। फिर है होइंग या गुड़ाई। इससे मिट्टी में हवा का आना जाना बढ़ता है और नमी भी बची रहती है। और आखिर में अर्थिंग अप यानी पौधे की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना। ये फसल को गिरने से, जिसे हम लॉजिंग कहते हैं, उससे बचाता है। अब आते हैं उन मुश्किलों पर जिनका सामना हर किसान को करना पड़ता है। चलिए, अब बात करते हैं ज्वार में लगने वाले मुख्य कीट, रोग और दूसरे जोखिमों की और उनसे निपटने के तरीकों की। तो ज्वार के मुख्य दुश्मन कौन हैं? कीटों में शूट फ्लाई और स्टेम बोरर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और बीमारियों में डाउनी मिल्ड्यू और ग्रेन स्मट कॉमन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे निपटने के तरीके भी हैं। जल्दी बुवाई करना, बीजों का उपचार करना और रेजिस्टेंट वैरायटीज चुनना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कीटों और बीमारियों दोनों को कंट्रोल करने में काफी कारगर हैं। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो ज्वार के चारे से जुड़ी है, ये है धुरिन। धुरिन एक तरह का नेचुरल जहर है जो ज्वार के पौधे में बनता है। इसकी मात्रा तब बहुत ज्यादा हो जाती है जब पौधा बहुत छोटा हो या फिर सूखे के स्ट्रेस में हो, और ये पशुओं के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर जानवर इसे खा लें तो HCN पॉइजनिंग हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए चारे के तौर पर ज्वार खिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इतनी सारी मेहनत का फल हमें कैसे मिलता है, मतलब कटाई, पैदावार और इस फसल के अनगिनत उपयोग। तो कटाई का सही समय कब है? जब दाना फिजियोलॉजिकली मैच्योर हो जाए और उसमें नमी करीब 20 से 25% हो। अब बात करते हैं यील्ड की। 1 हेक्टेयर से आप 25 से 40 क्विंटल तक अनाज और 100 से 150 क्विंटल तक चारे की उम्मीद कर सकते हैं। और एक और स्मार्ट तरीका है इसकी खेती का, वो है इंटरक्रॉपिंग। ज्वार को अरहर या लोबिया के साथ उगाना एक बहुत ही पॉपुलर और फायदेमंद क्रॉपिंग सिस्टम है। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। खास तौर पर एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए। क्रोमोसोम नंबर 2n = 20। टॉक्सिक कंपाउंड धुरिन यानी HCN। सेंटर ऑफ ऑरिजिन पूर्वोत्तर अफ्रीका। फैमिली पोएसी। इसका सबसे बड़ा परजीवी खरपतवार स्ट्रिगा। और सूखा क्यों सह लेता है? अपनी गहरी जड़ प्रणाली की वजह से। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो आइए एक बार पूरी बात को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने अपना सफर शुरू किया ज्वार की पहचान के साथ कि ये कैसे एक कमाल की क्लाइमेट रेजिलिएंट फसल है। फिर हमने देखा कि इसे उगाने के लिए कैसी मिट्टी और जलवायु चाहिए,
उसके बाद हमने खेत की तैयारी से लेकर बुआई और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझा। हमने फसल की देखभाल, कीटों और बीमारियों से बचाव और धुरीन के खतरे के बारे में भी बात की, और आखिर में हमने कटाई, पैदावार और इसके अलग अलग उपयोगों को जाना। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अगर सही तरीके से खेती की जाए तो ज्वार हमारे देश में खासकर सूखे इलाकों के लिए फूड और फॉडर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ, कृषि से जुड़ी और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।